So welcome you all once again। हम चैप्टर नंबर 17 को देख रहे थे। आज हमारा पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। काफी तफसीलात हमने देखी। केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो चुकी थी 29 नवंबर 2009 को। उसके बाद तेलंगाना की जो टीआरएस जो पार्टी थी उसकी पॉलिट ब्यूरो मीटिंग के पास से हमको देखना था। तो शुरू करते हैं और इन तफसीलात को देख लेते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था। काफी सवालात इसमें से पूछे जाने के इम्कान थे, और खासतौर से क्योंकि एकेडमी की बुक हम लाइन टू लाइन उर्दू में पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं तफसीलात। तो टीआरएस की पॉलिट ब्यूरो मीटिंग थी, क्योंकि केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। और काफी शिद्दत से कैसो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो मुहिम जो थी वो काफी शिद्दत से चल रही थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं थी। वो बिल्कुल खामोशी अंदाज में, जैसा कुछ हुआ ही नहीं, इस तरीके से वो अपना बर्ताव कर रही थी। और दूसरी तरफ क्या है, सो अलहदा तेलंगाना के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इन हालात में केसीआर साहब जो हंगर स्ट्राइक पे थे, उनकी सेहती जो हेल्थ की जो कंडीशन थी वो भी खराब हो रही। तो इन हालात में पॉलिट ब्यूरो टीआरएस की पॉलिट ब्यूरो मीटिंग हुई, और आगे जो फ्यूचर प्लान यानी मुस्तकबिल में और इस हालात में आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहिए, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया गया, तबादले ख्याल उस वक्त उस टीआरएस के लीडर्स ने किया था। और उन सब लोगों ने मिलकर टीआरएस की पॉलिट ब्यूरो मीटिंग में ये फैसला लिया था कि सरकार के ऊपर किस तरह ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। उन चीजों को लेकर इन्होंने डिस्कशन किया, तबादले ख्याल किया। और जो पार्टीज तेलंगाना रियासत को सपोर्ट कर रही है, उन पार्टीज को लेकर उनके सपोर्ट से जो पार्टीज तेलंगाना रियासत को सपोर्ट नहीं कर रही है उनके ऊपर दबाव डालने का क्या है सो फैसला टीआरएस पोलिट ब्यूरो में लिया गया था। उसी तरीके से खुदकुशियों को रोकना क्यों, क्योंकि दो खुदकुशियां हो चुके थे। एक श्रीकांत चारी अपने आप जला चुके थे बीनगर चौरस्ते पे। किस्टया वो पुलिस पिस्टल से 1 दिसंबर 2009 को अपने आप को पुलिस पिस्टल से, यानी कांस्टेबल थे, तो सर्विस रिवॉल्वर से इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो उनकी मौत भी वाकई हो चुकी थी। 48 आवर्स यानी 48 घंटे का बंद मनाने का फैसला किया गया। और जाहिर बात है, ताकि जो मिनिस्टर्स है कांग्रेस के, उन पर दबाव पड़ सके, और मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत अपनी खामोशी क्या है सो जिस अंदाज में वो खामोशी अंदाज में चल रहे थे, और अपनी खामोशी को खोल सके इन 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 चीजों को लेकर, उस अंदाज में क्या है सो 48 घंटे का बंद मनाया गया था। तो 48 घंटे का जो बंद चला, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी, सीपीआई ने साथ दिया। पहले दिन का जो बंद था वो काफी सक्सेसफुल रहा, काफी कामयाब रहा। और पूरी तरीके से जो तेलंगाना में जो हालात थे, वो जिसके पैरालाइज्ड कंडीशन, जिस तरीके से अपाहिजी कंडीशन, मतलब मफलूज का जो वक्त उर्दू में जो लफ्ज कहा था, मफलूज हो जाना, यानी पूरी तरीके से जहां बोले वहाँ चक्का जाम हो चुका था। और सरकार अपनी तरफ से साजिशें कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बंद में पार्टिसिपेट ना करें, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस बंद में शामिल ना हो, और ये बंद एक का फेल हो जाए, इस तरीके से सरकार साजिशें चल रही थी। लेकिन इन साजिशों के दौरान, सरकार की इन साजिशों के दौरान भी बंद काफी ग्रैंड सक्सेस रहा। और इस जो हालात जो पेश आए, तो तेलंगाना के जो लोग थे उस वक्त कैसे, इन्होंने साइन बोर्ड, जहाँ आप देखे होंगे साइन बोर्ड से थे, उस पे आंध्रा गवर्नमेंट या आंध्र प्रदेश ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता। जहां जहां पर भी आंध्र प्रदेश का लफ्ज था, तो वहां पर लोगों ने उस आंध्र प्रदेश में से आंध्रा के लफ्ज को निकालकर, आंध्र प्रदेश के लफ्ज को निकालकर, उन्होंने तेलंगाना का लफ्ज वहां पे बोर्डों पे, साइन बोर्डों पे लिख दिया था। ये भी उस वक्त क्या ये हालात वहां पे चले थे। और इतना ही नहीं, जैसा उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के इलाका था, वहां पे बॉर्डर के जो गांव थे, सपोज ये आंध्र प्रदेश है, इधर का आंध्र प्रदेश, इधर का तेलंगाना, तो बॉर्डर के जो होंगे, देहाती गांव है, वहां पर ये जो बॉर्डर होगा वहां पर बोर्ड होंगे। जाहिर बात है, ये फलाना गांव और ये रियासत जो भी लिखी जाएगी, तो वहां पर तेलंगाना रियासत बोल के इन्होंने बाउंड्री खींच दी थी वहां पे। यानी लोग चाह रहे थे कि अब तेलंगाना अलग हो जाए। ओके, जो गांव उस वक्त आंध्रा के बॉर्डर पे आते थे, वहां पर उन्होंने तेलंगाना का बॉर्डर बोल के वहां पे साइन बोर्ड्स लगा दिए थे, और आंध्रा के वर्ड को निकाल दिएगा तेलंगाना में, जहां जहां पे, हत्ता के आंध्रा बैंक के वर्ड को भी निकाल के तेलंगाना में। हालांकि आंध्रा बैंक एक बैंक का नाम है, उससे आंध्र प्रदेश का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी लोग इतने संजीदा थे आंध्रा के लफ्ज को लेकर, इतनी नफरत थी लोगों के अंदर कि इन्होंने आंध्रा के लफ्ज को निकालकर जहां जहां भी आंध्रा का लफ्ज था साइन बोर्ड्स पे, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ जो भी, जहां जहां भी
तो उस वहां पर आंध्रा के लफ्ज को निकाल कर इन्होंने तेलंगाना से तब्दील उसको कर दिया था। अब क्योंकि जो काफी जो कैस्ट एसोसिएशंस थे, यानी जो बीसी एसोसिएशन, एससी एसोसिएशन, एसटी एसोसिएशन, ये भी क्या है सो नॉन कॉपरेशन के अंडर नॉन कॉपरेशन कर रहे थे, अपना ताउन नहीं दे रहे थे सरकार को। और जिस तरीके से जो एमएलए और एमएलसीज को ये जो एससी एसटी बीसी के एसोसिएशन ने दबाव डाला, और काफी नागवार हालत, कांग्रेस को कभी ऐसे फेस नहीं करने पड़े थे जिस जिस अंदाज में उस वक्त कांग्रेस के खासतौर से एमपी एमएलए के ऊपर जो हालात है, कभी उन लोगों ने इतना दबाव, ऐसे हालात तो कभी अपने दौरे सियासी क्या बोलते सफर में कभी ये हालात उन्होंने फेस नहीं किए थे, उनको ये हालात फेस करना पड़ा। और उसी उसी हालात में जो तेलंगाना में पूरे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया था, और नॉन कॉपरेशन यानी ताउन नहीं कर रहे थे सरकार के साथ, और पूरे स्ट्राइक पर चले गए थे। और पूरी हुकूमत क्या सो जैसा मैंने कहा पैरालाइज हो चुकी थी, क्योंकि इधर एकेडमी की बुकें तो बार बार सेंटेंस को घुमा फिरा कर लिखा जाता, तो बहरहाल तो फाइनली 6 दिसंबर 2009 आ गया। तो गवर्नमेंट जो हालात थे उसको चीफ मिनिस्टर समझ चुके थे, क्योंकि हालात पैदा हुए थे 14F की वजह से। आपको मालूम होना चाहिए 9 अक्टूबर 2009 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसके बाद 21 अक्टूबर 2009 सिद्दीपेट एम्प्लॉयज गर्जना, तो वहां पे ये हालात जो हुए थे एक्चुअली 14F की वजह से हुए थे। तो सरकार ने ये कहा कि अब एक मीटिंग बुला के सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, और ये सरकार ने ये फैसला लिया कि 14F के ऊपर 14F को ही निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से तेलंगाना में हालात पैदा हुए। लोग अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए जो मुहिम है उसको जोरों से चलाना शुरू कर दी। तो 14F की वजह से और 14F को निकाल दिया जाना चाहिए। और उसी वक्त जो कैबिनेट मीटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैबिनेट मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि केसीआर साहब के ऊपर से पूरे जो केसेस उनके उनके ऊपर लगाए गए, वो केसेस को भी सरकार वापस ले लेगी। ये भी कैसे ऐलान किया गया कैबिनेट मीटिंग के अंदर, 14F को निकाल दिया जाएगा। तो केसीआर साहब के ऊपर जितने भी केसेस है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन टीआरएस पार्टी जानती थी, क्योंकि 14F निकालना वो, क्योंकि स्टेट की कैबिनेट, रियासत रियासत की हुकूमत की कैबिनेट बैठ के फैसला ले रही, हालांकि 14F को निकाला रियासती हुकूमत के दायरे हुकूमत के अंदर नहीं आता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, क्योंकि दस्तूर में अमेंडमेंट करना पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता। तो टीआरएस पार्टी ने जवाब दिया कि 14F को निकालना आपके हक में ही नहीं है, आपकी हुकूमत के दायरे में आता ही नहीं, क्योंकि मरकजी हुकूमत का काम नहीं है वो दस्तूर में अमेंडमेंट करना है, दस्तूर में तब्दील करना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती। आप ये जो फैसला रहे, आप कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं इस एजिटेशन को रोकने की, ऐसा टीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया। और साफ तौर पे कह रहे यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, क्योंकि 14F को निकालना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि दस्तूर में अमेंडमेंट करना पड़ता है, दस्तूर में अमेंडमेंट करना वो रियासती हुकूमत तो कर ही नहीं सकती। तो आप डिसीजन ले रहे या बेमाने हैं, ऐसा टीआरएस पार्टी ने उसका जवाब दिया। और सरकार ने उस वक्त एक और साजिश चली थी, केसीआर साहब के ऊपर से पूरे केसेस को वापस लेने का इन्होंने ऐलान किया, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर जो केसेस बुक किए गए थे उनके ऊपर वापस लेने का कोई सरकार ने ऐलान नहीं किया। मतलब सरकार एक साजिश चल रही थी वहां पे, नीयत साफ नहीं थी। ओके, उसी तरफ जेएसी के जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज जो जेएसी था, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और इमीडिएटली उन्होंने मुतालबा किया मरकजी हुकूमत से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या बकायदा तेलंगाना रियासत के ऊपर इमीडिएट कैसे अश्योरेंस दे, तयकुन दे। अगर तयकुन नहीं देंगे तो हम पेन डाउन स्ट्राइक को फिर से जारी रखेंगे, हम इसको खत्म नहीं करेंगे। पेन डाउन स्ट्राइक खत्म नहीं होंगी, जारी रहेंगी। इस तरीके से एम्प्लॉयज को जो जेएससी से जॉइंट एक्शन कमेटी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया सरकार को। अब अहम बिट आपको पूछा जा सकता वो ये था कि स्टूडेंट जेएसी, जो स्टूडेंट का जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने 10 दिसंबर 2009 को चलो असेंबली का कैसे उन्हें ऐलान किया, मतलब असेंबली तक वो रैली की शक्ल में जाएंगे। ओके, क्योंकि 7 दिसंबर आगे हुआ था, 7 दिसंबर 2009 को कैसो असेंबली का सेशन शुरू होने वाला था मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में। तो चलो असेंबली का उन्होंने कैसे एक प्रोग्राम रखा और ऐलान किया, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही से और गैर जिम्मेदार तरीके से मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत जिस तरीके से पेश आ रही थी, इस शिद्दत एजिटेशन अलहदा तेलंगाना और रियासत को लेकर जो इतनी शिद्दत से एजिटेशन चल रहा, लेकिन मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत लापरवाही से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से बर्ताव कर रही थी। तो इन हालात में स्टूडेंट जेएसी ने यह कहा कि 10 दिसंबर को हम चलो असेंबली यानी असेंबली का घेराव करेंगे। ओके, और स्टूडेंट जेएसी ने कहा कि अब किस तरीके से चलो असेंबली को सक्सेस करना है।
और उन्होंने स्टूडेंट जैसे ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया, अपना मंसूबा बनाना शुरू कर दिए। और जो स्टूडेंट का जो लीडर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, वो पूरे दिगर जो यूनिवर्सिटीज थी, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जेसी ने वो ऐलान किया था, तो दिगर जो यूनिवर्सिटीज थे, काकतीय यूनिवर्सिटी, पालामोर यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों से बातचीत की, डिस्कशंस किए, किस तरीके से ये चलो असेंबली को कैसे सक्सेस किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को अंदाजा लग चुका था, अगर ये चलो असेंबली प्रोग्राम अगर हो गया, तो क्योंकि हैदराबाद में असेंबली के पास होगा, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जमा होंगे, अगर गुस्से में आकर स्टूडेंट्स ने कुछ भड़काऊ काम कर दिया, हो सकता भी, हो भी नहीं सकता, ओके। तो हैदराबाद में तबाही, डिस्ट्रक्शन का लफ्ज यहाँ पे तबाही मच सकती। तो अब गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि किसी तरीके से चलो असेंबली को रोक दिया जाना चाहिए, किसी भी दाव पेच को अपनाए, चाहे कुछ भी हो, चलो असेंबली नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी ये फैसला ले लिया था। और उसी फैसले के तहत हर जगह उस्मान यूनिवर्सिटी में पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, उसी तरह के सीआरपीएफ, बीएसएफ उस्मान यूनिवर्सिटी में 6 दिसंबर से ही लगा दी गई थी। 10 दिसंबर को चलो असेंबली सरकार, 6 दिसंबर 2009 को ही क्या है सो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ पूरी उस्मान यूनिवर्सिटी में जहां चाहे वहां इन्होंने तैनात कर दिए। बैरिकेड्स लगा दिए, पूरी उस्मान यूनिवर्सिटी को ब्लॉक कर दिया, रोड पूरी ब्लॉक कर दी, फेंसिंग लगा दी। और यहाँ पे जो लफ्ज है थॉर्न फेंसिंग, यानी जो तार जो लगाया जाता, उसकी नोक काफी तेज रहती, ताकि कोई पार करके ना आ सके, ओके, यानी उस्मान यूनिवर्सिटी कोई बाहर नहीं निकल सके, जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर नहीं निकल सके, और चलो असेंबली फेल हो जाए, इस मंसूबे के साथ सरकार ने ये इकदाम किए थे। उसके बाद पूरे हॉस्टल्स के पास पूरे पुलिसमैन को लगे रहे, पुलिस वालों को पूरे हॉस्टल्स के गेट के एंट्रेंस में लगा दिया गया, और पूरे पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, उनके सर पे हेलमेट, यानी, और एक हाथ में गन, वो भी कौन सी स्टेन गन, और दूसरे हाथ में लाठी, यानी पूरी क्या बोलते हैं, हथियार के साथ लैस पुलिस वाले हर हॉस्टल में उस्मान यूनिवर्सिटी के पास खड़े हुए हैं। पूरा कैंपस स्टूडेंट्स कम पुलिस ज्यादा, और पुलिस कैंप बन गया, स्टूडेंट स्टूडेंट कैंप जाके पुलिस कैंप बन चुका था उस्मान यूनिवर्सिटी। अब 7 दिसंबर 2009, क्योंकि पुलिस 6 दिसंबर को उस्मान यूनिवर्सिटी में घुसी और पूरा बैरिकेड्स लगा दिए, ब्लॉक कर दिया यूनिवर्सिटी को। अब हंगर स्ट्राइक जो चल रही थी, उनकी हंगर स्ट्राइक कब शुरू हुई, केसर साहब की जो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट होने के एक दिन के बाद हंगर स्ट्राइक वहां पर शुरू हुई 30 दिसंबर, और जेएसी बनी थी, वो सब हालात हम पिछले लेक्चर्स में देख के आए। तो हंगर स्ट्राइक के कैंप को कैसे पुलिस ने हटा दिया और स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, और उनको बड़ी बेरहमी से मारा, और टेंट उखाड़ दिया, वहां से टेंट उखाड़ के पुलिस स्टेशन में लेके रख दी, क्योंकि हंगर स्ट्राइक में तो टेंट होगा, डैश होगा, फिर वहां पे हंगर स्ट्राइक करने वाले बैठेंगे। इतना ही नहीं, जिस जिस आदमी ने टेंट हाउस के जो ओनर थे, उसको भी अरेस्ट कर दिया, जो माइक सिस्टम, क्योंकि हंगर स्ट्राइक होगी तो जाहिर बात है आए दिन वहां पे आएंगे, बात करेंगे, अपना सपोर्ट देंगे, तो भी वहां पे माइक्रोफोन, यानी जो भी माइक सिस्टम जो भी होगा, वो भी क्या है सो पुलिस ने उसके ओनर को भी अरेस्ट कर लिया। बहरहाल उस्मान यूनिवर्सिटी में ये हालात उस वक्त पेश आए थे। अब हंगर स्ट्राइक, अब जाहिर बात है हंगर स्ट्राइक का टेंट उखाड़ दिया गया, तो जाहिर बात है पूरे मिलके हॉस्टल से और जितने भी यूनिवर्सिटी में लोग हैं मिलके हंगर स्ट्राइक के कैंप तक आएंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस ने वो कैंप को उखाड़ दिया, वो भी काफी बेरहमी से मारा पीटा था स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स पूरे हंगर स्ट्राइक कैंप की तरफ बढ़ना शुरू हुए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और बड़ी बेरहमी से पुलिस ने मारा। और ये जो उस वक्त जो पुलिस की जो नेतृत्व यानी सदारत कर रहे थे डीसीपी स्टीफन रविंद्रा, उस वक्त तो डीसीपी थे, खैर अब तो आंध्रा से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे लिखा गया बिलोंग्स टू आंध्रा रीजन। उस वहां से ताल्लुक रखने वाले डीसीपी स्टीफन रविंद्रा, एकेडमी की बुक है तो वो जो लाइन है वही लाइन में पढ़ रहा हूँ। खैर अब तो कमिश्नर है साइबराबाद की पुलिस कमिश्नर है फिलहाल। तो बहरहाल उनकी सदारत में पुलिस ने हंगर स्ट्राइक की तरफ जाने वाले स्टूडेंट्स को मारा, और काफी बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और पुलिस काफी क्या सो हंगामा मचा रही थी, और काफी बुरी तरह से स्टूडेंट्स को पीट रही थी। हॉस्टल के रूम से स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर पुलिस क्या सो बड़ी बेरहमी से उनको मार रही थी। तकरीबन पूरे हॉस्टल्स के पास, ताकि स्टूडेंट्स बाहर ना आ पाए, वहां पे फेंसिंग कर दी गई और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। और जहां देखे वहां पूरे टीयर गैस के शेल्स, रबर बुलेट्स, पूरे उस्मान यूनिवर्सिटी में इनके बार बार पुलिस रबर बुलेट की फायरिंग करी, हालांकि वो काफी जोर से मार लगता उसका भी। तो काफी इंजूर लोग स्टूडेंट्स काफी जख्मी हुए, और बेहोशी की हालत में चले गए थे। इन हालात में भी क्या सो पुलिस ने किसी किस्म का उनको फर्स्ट एड नहीं दिया, और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की भी क्या सो पुलिस ने कोशिश नहीं की, वो दर्द से बेचारे वहीं तड़प रहे हैं। और पूरा कैंपस कैसे कर्फ्यू के जैसा माहौल वहां पे पैदा हो गया। जाहिर बात है स्टूडेंट्स बाहर निकले, अगर पुलिस ने फायरिंग की होंगी, रबर बुलेट्स की फायरिंग, मतलब गोलियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि रबर बुलेट्स की फायरिंग कर दी थी पुलिस। और उसी तरीके से लाठीचार्ज कर दी तो चप्पल और जूते छोड़ के स्टूडेंट भागेंगे, तो जहां बोले वहां उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बिखरे हुए चप्पल, बिखरे हुए जूते यही देखे गए। रबर बुलेट्स की जो रबर बुलेट जब निकलता तो फिर उसके भी जो भी वहां पे वही देखा गया, ज्यादातर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। टीयर गैस, आंसू गैस के जो शेल्स थे वो भी बिखरे पड़े हुए थे। वाटर कैंस के शेल, क्यों? जोर से प्रेशर से पुलिस पानी भी ये ताकि स्टूडेंट्स बिखर जाए। ओके, तो ये जहां बोले वहाँ यही बिखरे पड़े हुए थे, पूरी यूनिवर्सिटी में पूरा यही नजारा दिखा जा रहा था। लेडीज हॉस्टल में जब फीमेल जो स्टूडेंट्स थे, जब लेडीज स्टूडेंट्स थे, उनको पता चला कि उनके जो साथ पढ़ने वाले जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पुलिस ने ये हशर किया और बड़ी बेरहमी से मारा, तो ये भी बाहर निकल के आए हंगर स्ट्राइक कैंप की तरफ। अब गर्ल्स स्टूडेंट्स जाना शुरू करें, तो पुलिस ने क्या है उन पर भी अटैक किया। ये भी नहीं देखा कि ये खवातीन है, स्टूडेंट्स है, ये भी नहीं देखा। पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो लड़कियों की चोटियां पकड़ के उन्होंने खींची। यहाँ पे लफ्ज आप देख सकते हैं, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ देखिए, पुल्ड द फीमेल स्टूडेंट्स बाय देयर प्लेट्स, यानी चोटियां पकड़ के पुलिस वालों ने खींचा, पुलिस ऑफिसर्स ने खींचा, उनके ऊपर भी लाठी बरसाई। फिर जब स्टूडेंट्स यानी जो मेल स्टूडेंट्स थे वो इन हालात में अपने आप को बचाने के लिए हॉस्टल में, वो हालात है पुलिस जहां बोले वहां घेर चुकी। अब यहाँ बाहर बाहर भी जहां बोले पुलिस की बुलेट्स और पुलिस फायरिंग हो रही है, यानी बुलेट फायरिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा। तो स्टूडेंट्स अपने आप को बचाने के लिए उस यूनिवर्सिटी के बाजू के एक बड्डेरा बस्ती बोल के है, जो मणिकेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है, स्टूडेंट्स वहां पे जाके अपना वहां पे पनाह ली उन्होंने, अपने आप को वहां पे छुपा लिया। और ये हालात पेश आए। बहरहाल तो पुलिस को जब मालूम हुआ कि बाजू की बस्ती में स्टूडेंट चले गए, तो पुलिस वहां पर गई। और वहां पे भी कैसो पुलिस ने कैसो अटैक किया उनके ऊपर, क्या बोलते हैं, लाठीचार्ज किया, मारा पीटा उनके साथ। और जो वो जो बस्ती थी वडेरा बस्ती मानिकेश्वर नगर जिसको कहा था, वहां पे भी काफी तबाही पुलिस वालों ने मचाई। और जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे छुपे छुपे हुए थे उनको बाहर निकाला, फिर से उनको मारा, उनके उनके ऊपर काफी लाठियां बरसाई। तो स्टूडेंट्स दर्द के मारे जो जब मार जब तो पुलिस वालों के पैरों में स्टूडेंट्स गिर गए। आप यहाँ लफ्ज दे सकते हैं, फीट उनके पैरों में जाके गिर गए, क्योंकि दर्द को बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और उनसे क्या बोलते हैं, रहम की भीख मांगी पुलिस वालों से। स्टूडेंट्स ने रहम की भीख मांगी पुलिस वालों से, लेकिन कुछ भी इनको, और मदद की भीख, मदद की कैसे इन्होंने इन्होंने इल्तिजा की थी स्टूडेंट्स ने, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। इन हालात में जब हरीश राव जो एमएलए थे उस वक्त, उनके मिनिस्ट्री से तो खैर रिजाइन कर चुके थे, फिर बाद में तो सरकार का हिस्सा भी नहीं बने। हरीश राव एमएलए, ईटेला राजेंद्र उस वक्त एमएलए थे, टीआरएस में थे, खैर अब तो बीजेपी में है। तो ये उस्मान यूनिवर्सिटी में इन्होंने जाने की कोशिश की स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, स्टूडेंट की मदद के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको अंदर जाने नहीं दिया उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में। प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी हरीश राव और इटेला राजेंद्र को कैसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तो हरीश राव ने और इटेला राजेंद्र ने होम मिनिस्टर उस वक्त सविता इंदिरा रेड्डी हुआ करते थे, उनसे कैसे कंप्लेंट की कि हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो होम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि हरीश राव को और जो भी एमएलए अंदर जाना, कायदीन अंदर जाना चाह रहे उनको अंदर जाने दिया जाए। लेकिन बजाय उसके होम मिनिस्टर के हुक्म के बावजूद भी पुलिस वाले उनको अंदर जाने नहीं दिए, बल्कि उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आके बिठा दिया गया एमएलए हरीश राव और इटेला राजेंद्र को। उस वक्त जो प्रोफेसर हुआ करते थे उस्मान यूनिवर्सिटी के, और एमएलसी भी हुआ करते थे, वो अंदर जाना चाह रहे थे, उनको भी परमिशन नहीं दिया गया। हत्ता कि कोंडा लक्ष्मण बापू जी, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी बख्शा नहीं गया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उस्मान यूनिवर्सिटी के। बीजेपी के एमएलए किशन रेड्डी, खैर अब तो सेंट्रल मिनिस्टर है, उस वक्त एमएलए हुआ करते थे किशन रेड्डी लक्ष्मी नारायण, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। उसी वक्त असेंबली में मीटिंग चल रही थी, पीएससी की मीटिंग चल रही थी, तो जर्नलिस्ट को जो हालात मालूम है, क्योंकि 6 दिसंबर का दिन था और काफी तबाही पुलिस वालों ने उस्मान यूनिवर्सिटी में मचा रखी थी। तो इन हालत में जर्नलिस्ट को यानी सहाफी तबके को अभी मालूम हुआ, तो उन्होंने वहां पे स्ट्राइक कर दी, धरना किया, नारे लगाए हुकूमत के खिलाफ। तो होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी, क्योंकि पीएससी की मीटिंग असेंबली में, पूरे कायदीन मिनिस्टर्स वहां पर बैठे हुए हैं। अब तेलंगाना के जो जर्नलिस्ट है, जो सहाफी हजरात है, वो जब इन्होंने नारे लगाना, नारेबाजी शुरू कर दी, धरना दिया, वहां पे स्ट्राइक उन्होंने शुरू कर दी, सविता रेड्डी बाहर आए और आके जो जर्नलिस्ट थे यानी साफी हजरत उनसे बातचीत की, और उनको क्या बोलते हैं, उनसे बातचीत करके उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शांत करने की कोशिश की, खामोश करने की कोशिश की। लेकिन जिस अंदाज में जर्नलिस्ट और साफी हजरत ने उस्मान यूनिवर्सिटी के हालात सुनाए, तो सविता इंदिरा रेड्डी खुद बहैसियत होम मिनिस्टर इन्होंने रिजाइन करने का फैसला किया।
और उन्होंने ये कहा कि होम मिनिस्ट्री में मैं मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मैं हूँ, लेकिन मुझसे पूछे बगैर बगैर सरकार फैसला ले रही है। होम मिनिस्ट्री से ताल्लुक जो फैसले मुझे लेना चाहिए था या मेरे जरिए लेना चाहिए था, सरकार मुझे बताए बगैर सरकार क्या है सो होम मिनिस्ट्री के फैसले खुद ले रही है। ये इल्जाम लगाते हुए खुद सविता इंदिरा रेड्डी ने रेजिग्नेशन देने का फैसला किया। तो दीगर जो मिनिस्टर्स थे वो, और खासतौर से चीफ मिनिस्टर, रिक्वेस्ट की सविता इंदिरा रेड्डी से कि इस हालत में आप रेजिग्नेशन ना दें, कांग्रेस पार्टी और होम मिनिस्ट्री से आप रेजिग्नेशन ना दें। उसी वक्त होम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया तो ठीक है, स्टीफन रविंद्रा को इमीडिएटली उस्मान यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाएगा, उनको वहां पर ड्यूटी जो तैनात की गई थी वहां से उनको हटा दिया जाएगा। और 6 दिसंबर 2009 को जो भी उस्मान यूनिवर्सिटीज में जो हालात पेश आए, जो भी तशद्दुद हुआ, जो भी जुल्म हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो एक ऑर्डर, इंक्वायरी ऑर्डर दे दिया गया। और ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया था इंक्वायरी करने के लिए, वो थे उस वक्त के एडिशनल आईजी रायडू थे, उनको अपॉइंट किया गया कि किस क्या क्या हालत पेश आए उस्मान यूनिवर्सिटी में, किस हालत में तशद्दुद हुआ, लोग स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की, पुलिस वालों ने, इन सब की रिपोर्ट बनाने की, इंक्वायरी करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठा बिठा दी गई। ऑर्डर दे दिया गया था इंक्वायरी का, और आईजी रायडू उस वक्त उनको जिम्मेदारी दी गई थी इंक्वायरी करने की। और देखते देखते 7 दिसंबर 2009 यानी दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन सब इंक्वायरी हुई। 6 दिसंबर को क्या क्या हुआ, आईजी रायोडी ने जाकर वहां पे इंक्वायरी की। स्टीफन रविंद्रा को वहां से जो ड्यूटी से हटा दिया गया था, वहां से आईपीएस ऑफिसर थे। तो बहरहाल, और इसमें काफी यानी इंसानी हकूक का काफी वायलेशन, खिलाफ वर्जी की गई थी। और उस्मान यूनिवर्सिटी एक जंग, मैदान जंग की तरह कैसा नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स और पुलिस की जो चल रहा था दोनों के बीच, बहरहाल। और काफी उस्मान यूनिवर्सिटी में ही नहीं, तेलंगाना के देहातों में और हर शहर में, हर गांव में कैसे यही हालत थी। काफी शिद्दत से कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर लोग कैसो काफी शिद्दत से एजिटेशन को चला रहे थे, एजिटेशन को चला रहे थे। हत्ता के दिल्ली तक कैसो अलहदा तेलंगाना रियासत की आवाज गूंज रही थी। उस वक्त कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हाईकमांड से बातचीत करें, इन हालात पे कुछ ना कुछ फैसला लेने के लिए। तो 4 दिसंबर 2009 पूरे एमएलए की क़यादत में, कांग्रेस के एमएलए की क़यादत दिल्ली गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाकर वहां पे प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की, और जो भी हालात एजिटेशन के यानी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो भी हालात यहाँ पे तेलंगाना में चल रहे थे उन सब से वाकिफ कराया। लेकिन अब जाहिर बात है कुछ ना कुछ आप फैसला लें इन हालात पे, वो डिमांड की थी, वो मांग की थी। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एमएलए तो सीमा आंध्रा के एमएलए को मानो तो वो भी पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी तशद्दुद के हालात नहीं, वो नेक्सलेट्स आ गए उस तेलंगाना के अंदर, और नेक्सलेट्स क्या सो अपना तशद्दुद चला रहे हैं। इस तरीके से नेस्लेट के नाम पर क्या सो अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को नेस्लेट का नाम देने की आंध्रा के लीडर्स ने कोशिश की थी। क्योंकि जाहिर बात है नेक्सलेट का नाम आते ही जाहिर बात है तो नेशनल की सिक्योरिटी, और नेशनल की जो सिक्योरिटी एजेंसी रहती, सिक्योरिटी एजेंसी, वो अमल करना शुरू कर दी, अपना एक्शन करना शुरू करे थी। तो तेलंगाना के जितने भी एमपी थे उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नारायणन हुआ करते थे, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आंध्रा के लोगों ने जो कहा वो गलत है। तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद, जो मुहिम चल रही है उसमें कोई नक्सलेट शामिल नहीं है। गलत आंध्रा के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने जाके उनसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नारायणा से उन्होंने इंतजा की थी। और उन्हीं हालात में तेलंगाना से जितने भी ताल्लुक रखने वाले जेडपीटीसी, एमपीटीसी, सरपंच, इन सब लोगों ने राजीनामा दे दिया अलहदा तेलंगाना रियासत की मांग को लेकर। और ग्राम पंचायत मंडल परिषद में क्या सो रेजोल्यूशंस पास किए गए कि अलहदा तेलंगाना रियासत बना देनी चाहिए। ओके। और लोग कैसो, अब क्योंकि छोटी एतबार से ये जेडपीटीसी सरपंच राजीनामा कर रहे हैं, तो अब लोगों ने कैसो दबाव बनाना शुरू कर दिया एमपीज के ऊपर, एमएलए एमएलसी के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, आप भी क्या है सो राजीनामा दें ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, और अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर सरकार कुछ फैसला कर सके, मरकजी सरकार। तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग थे उन्होंने भी क्या है सो अपोजिशन पार्टी के एमएलए पे और रूलिंग पार्टी के एमएलए पे, रूलिंग में कौन थे, कांग्रेस थी, और अपोजिशन में कौन थे, 92 एमएलए के साथ टीडीपी थी। तो इनके एमएलए के ऊपर जो गैर सियासी जमात के जो कायदीन है उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप रेजिग्नेशन दें। उनके घरों के सामने जाके प्रोटेस्ट किया, धरना किए। तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने, गैर सियासी जमातों ने टीडीपी और कांग्रेस के एमएलए के कायदीन के घरों के सामने जाके उन्होंने धरना किया कि आप राजीनामा करें, रेजिग्नेशन दी। ओके। और बास जगहों पे क्या है सो उनको काफी क्या बोलते हैं, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप
पार्टी को भी छोड़ दे, पार्टी की मेंबरशिप से भी आप कैसे बाहर आ जाए, इस किस्म से लोगों ने दबाव डाला। तो बहरहाल केसीआर साहब ने जब हंगर स्ट्राइक को स्टार्ट किया था 29 नवंबर 2009, तो 3 दिन के बाद पार्लियामेंट के क्या बोलते सेशन शुरू होने वाले थे। पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने वाला था 3 दिन के बाद, तो 29 नवंबर से 3 दिन के बाद। ओके, तो हंगर स्ट्राइक काफी केसीआर ऑनरेबल केसीआर साहब ने जब हंगर स्ट्राइक को शुरू किया तो काफी लोगों ने उनका साथ दिया, हजारों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की, पूरा तेलंगाना ही एकजुट हो गया था उस वक्त। तो रोष है कि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं हंगर स्ट्राइक के जो हालात पैदा हो चुके थे, तो रोशैया साहब की गवर्नमेंट काफी कैसे गवर्नमेंट को रोशैया संभाल नहीं पाए, काफी हल गई थी गवर्नमेंट, यानी शेकन जिसको कहा जाता है, मिनिस्टर्स भी कैसो सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे थे, मिनिस्टर्स भी हल गए थे। 48 घंटे का बंद बनाया जा रहा था और लोग कैसो फ्रीली यानी आजादी के साथ इस बंद में लोगों ने हिस्सा लिया। और जाहिर बात है क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन 3 दिन के बाद शुरू हुए 29 नवंबर 2009, यानी 3 दिन के बाद, यानी 2 दिसंबर 2009 को क्या है सो पार्लियामेंट के सेशन शुरू हुए, लेकिन 7 दिसंबर 2009 को अलग मुत्तहदा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली के विंटर सेशन शुरू हुए। असेंबली के भी अपना विंटर सेशन होता वो शुरू हो गया। तो फर्स्ट डे तो खैर पहली बार वाईएस राजशेखर रेड्डी की वफात के बाद पहला सेशन था, तो उनकी क्या बोलते हैं एक जस्ट एक क्या बोलते हैं एक मौन बनाकर क्या है, सो फिर असेंबली सेशन को पहले दिन खत्म कर दिया गया। उसके बाद स्पीकर ने क्या सेशन को फर्स्ट डे के लिए खत्म कर दिया, कोई उसमें कार्रवाई नहीं की गई। तो टीआरएस पार्टी के जो अरकान थे, एमएलए थे, उन्होंने मांग की कि अलहदा तेलंगाना को लेकर असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए इमीडिएटली। तो जिस वक्त टीआरएस पार्टी ने हंगामा किया कि अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाना चाहिए, तो बीजेपी और सीपीआई ने उनका साथ दिया। कांग्रेस पार्टी उस वक्त कैसो खामोशी से विंटर सेशन में अपनी एक क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी के साथ चल रही थी। और उसी वक्त कैसो तेलंगाना के जो जितने भी एमएलए थे, okay, in this meeting the telangana MLA demand that the resolution for the तेलंगाना के एमएलए से चाह रहे थे कि अलहदा तेलंगाना को लेकर एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास कर दिया जाए। सीमांध्र के एमएलए ने कहा कि हमारे हमारे साथ, हम अगर साथ नहीं दिए तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेजोरिटीज जो थे सरकार में तो वहां से थे, ज्यादा एमएलए आंध्रा से थे। तो जब वो तो अगर अपोजिशन में यानी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर सपोर्ट नहीं करेंगे, रेजोल्यूशन को पास होने नहीं देंगे। ओके, तो सीमांध्रा के लोगों ने कहा भी यही था एमएलए ने, असेंबली में आप रेजोल्यूशन रखो, हम तो पास ही होने नहीं देंगे, हम हमारी राय देंगे ही नहीं उस ताल्लुक से। तो इस हालत में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ठीक है, हाईकमांड पे छोड़ देते हैं, जो भी हाईकमांड डिसीजन लेंगी हम उसी को फॉलो हो जाएंगे। ओके, उस तरफ क्योंकि टीडीपी अपोजिशन में थी, टीडीपी ने भी क्या सो कुछ अपना क्या बोलते हैं साफ तौर से अपना कुछ इरादा जाहिर नहीं किया रेजोल्यूशन को लेकर। लेकिन जिस उस्मान यूनिवर्सिटी में जिस जिस तरीके से उनके 6 दिसंबर को 2009 को उस्मान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ काफी लाठीचार्ज और मारपीट की थी पुलिस वालों ने, तो उसको लेकर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उस्मान यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ, टीडीपी ने सिर्फ असेंबली में ये कहा कि हम उसकी मजम्मत करते हैं बस, लेकिन अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हम साथ देंगे ऐसा उन्होंने कुछ वहां पे टीडीपी ने भी कुछ नहीं कहा था। टीडीपी ने ये कहा कि हम तो इख्तियार में नहीं है, कांग्रेस पार्टी पावर में है, तो अलहदा तेलंगाना रियासत को देना हुकूमत का काम होता, तो कांग्रेस पार्टी जो चाहे करे। ऐसा ये नहीं कह रहे कि हम सपोर्ट करेंगे, रेजोल्यूशन रखने को कहिए या दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी की मर्जी जो चाहे करे, क्योंकि इख्तियार में वो है, देना है तो दे, ना देना है तो ना दे। कुछ टीडीपी किसी किस्म का क्या है सो हाँ भी नहीं कर रही थी, ना भी नहीं कह, ये हालात थे। बहरहाल कांग्रेस और टीडीपी उस वक्त दोनों भी क्या है सो गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्या है सो रवैया अपना अपना रहे थे। बहरहाल ओके, इस तरफ केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक और बंद एम्प्लॉयज की, मुलाजिमीन की क्या है सो पेन डाउन स्ट्राइक, और उस तरफ सुसाइड, और फिर चलो असेंबली भी स्टूडेंट्स ने ऐलान कर दिया, और वो पूरी तरीके से क्या है सो क्या बोलते हैं उसको ताउन नहीं कर रहे थे, कोई भी सरकारी मुलाजिमीन या आम रियाया भी सरकार का ताउन नहीं कर रही थी, नॉन कॉपरेशन चल रहा था। तो इन हालात को देखकर कांग्रेस की हाईकमांड भी हिल चुकी थी, पार्लियामेंट में भी विंटर सेशन चल रहा था, और यूपीए की यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स थे, खासतौर से लोकसभा के जो लीडर और राज्यसभा में लोकसभा में सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, ओके, इन्होंने कहा कि सरकार को इमीडिएटली तेलंगाना के ऊपर क्या बोलते हैं अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर ऐलान कर देना चाहिए, तेलंगाना के ऊपर बिल पार्लियामेंट में रख दिया जाना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे।
हम हक में वोट देंगे, ऐसा कैसे सुषमा स्वराज ने उस वक्त, क्या वेंकैया नायडू ने कहा, क्योंकि इनको मौका मिल गया था कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का। बहरहाल तो बीजेपी ने ये कहा कि अगर कांग्रेस सही सरकार अगर सही तरीके से अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, तो जो भी लापरवाही बरत रही है फिर उसका हर्जाना भी सरकार को उठाना पड़ेगा। तो एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो इनके ऊपर भी काफी दबाव पड़ा तेलंगाना से भी और मरकजी एतबार से भी। तो अब बहरहाल कांग्रेस टू के इनिशिएटिव टू डिसाइड, अब कांग्रेस थोड़ा सा हलचल में आ गई थी एआईसीसी। तो फाइनली 7 दिसंबर 2009 जिस वक्त असेंबली का सेशन शुरू हुआ, शाम के 4 बज रहे थे, तो पार्लियामेंट में जो कांग्रेस की कोर कमेटी उसका इजलास हुआ, उसकी मीटिंग हुई। यूपीए चेयरपर्सन शामिल हुए, प्रणब मुखर्जी, एंटोनी चिदम्बरम, अहमद पटेल, ओके, और वीरप्पा मोइली, इन सब लोगों ने मिलकर कैसे वहां पे एक मीटिंग रखी, कोर कमेटी की मीटिंग वहां पे हुई। तो जो भी हालात तेलंगाना में थे, जो भी मसाइल थे, उस सब के ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया जाना चाहिए, इस तरीके से वहां पे एक फैसला लिया गया। और फाइनली कांग्रेस कोर कमेटी ने यह डिसीजन लिया था, क्योंकि 7 दिसंबर शाम के 4 बजे कांग्रेस की कोर कमेटी ने यह डिसीजन लिया कि हैदराबाद के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ एक पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग, ओके, तमाम सियासी जमातों को लेकर एक मीटिंग कैसे मुनक्किद कर देनी चाहिए और उनकी राय ले लेनी चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, ओके। तो इसी ये फैसला कांग्रेस कोर कमेटी ने लिया कि ऑल पार्टी मीटिंग कर देनी चाहिए हैदराबाद के अंदर। तो कांग्रेस की कोर कमेटी ने जब ये फैसला लिया, तो कांग्रेस के जो इंचार्ज थे वीरप्पा मोइली, चीफ मिनिस्टर को उन्होंने इमीडिएटली फोन कॉल पे बताया कि आप ऑल पार्टी मीटिंग को कंडक्ट करें, पूरी सियासी जमात को आप बुला के उनसे बातचीत करें कि अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर वो क्या चाह रहे हैं। तो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर मिल गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हाईकमांड की तरफ से, कि ऑल ऑल पार्टी मीटिंग को कैसे मुनाफिक करें, ओके। तो क्योंकि उस वक्त जो सियासतदान थी उनका जो एनालिसिस थी, उनका ये कहना था कि ऑल पार्टी मीटिंग काफी अहम होंगी। क्यों? क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय देंगे तो शायद सेंटर अपना कुछ ना कुछ नतीजा लेकर अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर कुछ ना कुछ अपना फैसला लेकर ही फैसला लेने में सेंटर को आसानी होगी, क्योंकि काफी क्या बोलते हैं असर पड़ेगा इस ऑल पार्टी मीटिंग का। उस वक्त सियासतदान इस तरीके से कह रहे थे और काफी अहमियत मानी जा रही थी ऑल पार्टी की मीटिंग। तो बहरहाल इन हालात में 7 दिसंबर 2009 की बात है, सेक्रेटरीट में, स्टेट के सेक्रेटरीट में कांग्रेस की सदारत में यानी चीफ मिनिस्टर रोशैया की सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग को मुनक्किद किया गया था। अब किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था देखते हैं। रोशैया खुद बहैसियत चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग को मुनक्किद कर रहे थे। गीता रेड्डी मिनिस्टर, आनम राम नारायण रेड्डी, बोत्सा सत्यनारायण, श्रीधर रेड्डी, उसी तरीके से एमएलसी यादव रेड्डी ये कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए। अशोक गजपति राजू, नागम जनार्दन रेड्डी, गाली मुद्दू कृष्णम नायडू, उसी तरह मुत्कुपल्ली नरसिम्हलू ये टीडीपी की तरफ से शामिल हुए ऑल पार्टी मीटिंग में। 7 दिसंबर 2009 की बात मैं कर रहा हूँ। प्रजा राज्य पार्टी की तरफ से चिरंजीवी, टीआरएस की तरफ से इटेला राजेंद्र और हरीश राव और रविंदर रेड्डी टीआरएस पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किशन रेड्डी, सीपीआई की तरफ से गुंडा मलेश, सीपीएम की तरफ से रंगा रेड्डी और लोक सत्ता पार्टी की तरफ से जयप्रकाश नारायण, ओके। तो ये और एमआईएम की तरफ से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ऑल पार्टी मीटिंग में इन्होंने शिरकत की थी। अब ऑल पार्टी मीटिंग जब शुरू हुई तो तमाम जो ऑल पार्टी की मीटिंग के जो पूरे लीडर्स थे उन लोगों ने सबसे पहले सवाल कांग्रेस से किया कि पहले आप अपना इरादा बताएं कि कांग्रेस क्या चाह रही, ओके। तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि देखो, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ फैसला ही नहीं ले सकती अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। जो भी दिल्ली में जो भी डिसीजन लेगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, हम उसी से इत्तेफाक करेंगे, लेकिन हम हमारी तरफ से कुछ हमारी राय हम पेश नहीं करने वाले हैं, ऐसा रोशैया साहब ने कह दिया था। बहरहाल तो अब ऑल पार्टी मीटिंग में सब लोगों ने बात करना शुरू किया। टीडीपी ने बात करते हुए ये कहा कि हमने अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर असेंबली में ही कह दिया था कि आप हम सपोर्ट करेंगे, ओके। और ये भी कह दिया था कि गवर्नमेंट व्हाट इज द इंटेंट, गवर्नमेंट क्या चाह रहे हैं ये बताएं, ये सवाल किया था। तो टीडीपी ने ये भी कह दिया था कि हम इलेक्शन के टाइम पे ही कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हमने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया और हम उसी बात पर कायम हैं। पीएससी की मीटिंग हुई थी उसी वक्त, तो पीएससी की मीटिंग में भी यही कह दिया गया था कि हम तेलंगाना रियासत को लेकर हम उसके हम क्या बोलते हैं उस तेलंगाना रियासत को बनाए जाने को लेकर टीडीपी साथ है, ऐसा
अशोक गजपति राजू ने कहा था, हमने पहले ही कह दिया था, फिर हमको बुला के पूछा जा रहा, और फिर हमको बुला के पूछा जाने का क्या मकसद है? इस तरीके से अशोक गजपति राजू जो टीडीपी के लीडर थे, उन्होंने अपनी बात वहां पे ऑल पार्टी मीटिंग में रखी थी। अब पीआरपी के जो चिरंजीवी थे, उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमने अलहदा तेलंगाना रियासत को सपोर्ट करने के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन रखने के लिए कहा था। हमारी हमारी पार्टी पहले ही क्या है सो डिसीजन ले चुकी कि तेलंगाना रियासत को वो सपोर्ट करेंगे। हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा था, हमने सामाजिक तेलंगाना की बात कही थी। क्यों मुलतवी किया जा रहा, अब तक कांग्रेस पार्टी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है? ये चिरंजीवी ने सवाल किया। यानी ये फाइनली उनके बात में यही कहना चाह रहे थे कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हम साथ हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। उसके बाद दिगर जो पार्टीज थे, उन्होंने क्या क्या कहा वो भी देख लेते हैं। तो बाकी के जो पार्टीज थे, जैसे सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी, इन लोगों ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। तो टीडीपी, पीआरपी, बीजेपी और सीपीआई, ये पूरे वो पार्टीज थे जिन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाए जाने पर उन्होंने साथ दिया था। लेकिन लोक सत्ता के जो थे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर वो तैयार नहीं थे। और सीपीएम ने कह दिया था कि हम बाद में हमारा फैसला सुनाएंगे, अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। एमएम की पार्टी ने कहा, ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त चाहिए। और स्टेट कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बस बहैसियत रियासत कांग्रेस कांग्रेस की तेलंगाना मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अपना कोई राय यहाँ पर नहीं देंगी। जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा वो कांग्रेस की क़यादत में हाईकमान दिल्ली से फैसला करेंगे, हम कोई राय देने वाले नहीं है, ऐसा कांग्रेस के लीडर्स ने कहा। जो जाहिर बात है, टीआरएस पार्टी, ईटेला राजेंद्र और हरीश राव, उन्होंने ये कहा कि अगर सब लोग अगर इत्तेफाक रखते हैं तो इमीडिएटली तेलंगाना के रेजोल्यूशन को असेंबली में पास कर कर अपनी राय मैंने रियासत से अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर राय भेज देनी चाहिए, अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाए जाने को लेकर, ऐसा ईटेला राजेंद्र ने कहा। लेकिन बीजेपी ने यह कहा कि हम गवर्नमेंट कई किस वजह से ये मीटिंग को बुलाया हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बीजेपी के लोगों ने कहा। क्योंकि यहाँ पे कोई फैसला ही नहीं लिया जा सकता, जो कुछ भी फैसला लेना है अगर सेंटर को लेना है तो फिर ये मीटिंग कहीं के लिए बुलाए। ओके, तो बीजेपी ने यह कहा कि रोशैया साहब जो चीफ मिनिस्टर है, ये इस मीटिंग को बुलाकर इस अंदाज में बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई खोदा पहाड़ निकला चूहा। ओके, यहाँ पे वही लिखा गया है, डिगिंग ए माउंटेन टू कैच ए रैट। ये उस अंदाजे में उस निस्बत से कैसे ऑल पार्टी मीटिंग को बिना किसी वजह के बुलाया गया, इस तरीके से किशन रेड्डी ने कहा। क्योंकि आप क्या सो जो मुलतवी कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने तो कह दिया था कि पार्लियामेंट में आप बिल को रखिए, हम साथ देंगे। आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर रहे हैं मीटिंग को बुलाकर, इस तरीके से बीजेपी के जो किशन रेड्डी है उन्होंने बात करना शुरू कर दिया था। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हम साथ हैं, वो किशन रेड्डी कैसो कहना चाह रहे हैं। ओके, तो काफी हालात खराब थे तेलंगाना में लेकर, काफी लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पे एजिटेशन चल रहा था। तो सीपीआई के जो गुंडा मिलिस थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर साथ हैं। सीपीएम ने कह दिया था कि अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हम साथ नहीं है, हम इत्तेफाक नहीं रखते, नहीं बनाया जाना चाहिए रियासत को। और जयप्रकाश नारायण ने ये कहा कि डेवलपमेंट कर दिया तेलंगाना में, जो नुकसान है तो उसकी भरपाई कर देनी चाहिए, लेकिन रियासत नहीं बननी चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण ने कहा। जैसा कि मजलिस के जो लीडर थे अकबरुद्दीन अवैसी, उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त चाहिए, हम 2 दिन के बाद हमारी राय देंगे। तो इन हालात में चलो असेंबली, ओके, जो असेंबली में क्या हालात पेश पेश आए, अब उन हालात को हम देखेंगे। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था हमारा सेशन, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बहरहाल असेंबली में भी काफी हंगामा हुआ, तो हम वहां से तफसीलात देख रहे, तो उसको देख लेते हैं। तो जहां तक असेंबली की बात की जाए, तो असेंबली में भी काफी हालात खराब थे। 8 और 9 दिसंबर को काफी हंगामा हुआ तेलंगाना के रेजोल्यूशन को लेकर, और बार बार मुलतवी हो रहा था सेशन। कोई किसी किस्म की डिस्कशन वहां पे नहीं हो रहे थे। इस तरफ केसीआर साहब की हालत काफी खराब हो रही थी और काफी क्या बोलते संजीदा हो रही थी। मेडिकल टीम ने 8 दिसंबर 2009 को ये ऐलान कर दिया था कि अपने हाथ उठा दिए थे, और ये कह दिया था कि हम किसी भी एतबार से हम उनकी हालत में सुधार नहीं ला सकते। निम्स के जो डायरेक्टर थे उस वक्त दासरी प्रसाद राव, और उस वक्त जो सुप्रीडेंट थे निम्स के सत्यनारायण, इन्होंने एक न्यूज बुलेटिन रिलीज किया था कि केसीआर साहब की हालत काफी खराब हो रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफी कम घंटों के अंदर हम ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि शायद हम इनकी जान को भी ना बचा सके।
तो जब जैसा ये न्यूज बुलेटिन बाहर है कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि हम केसर साहब की जान को शायद कुछ घंटों के बाद बचा भी नहीं सकेंगे, ओके, कि कुछ इस तरीके से न्यूज बुलेटिन सामने आया तो पूरे तेलंगाना के अंदर एक हाई टेंशन माहौल एकदम सरगर्म आ गया। ओके, और इसी तरीके से लोग क्या सो हजारों की तादाद में, क्योंकि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि 1959 में जो तहरीक चली थी अलहदा आंध्र रियासत को लेकर मद्रास से, तो उस तहरीक में देखा गया था पुट्टी श्रीरामुलु 58 दिन के जो अपने हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी मौत वाकई हो गई थी। अब निम्स में जो केसर साहब को रखा गया था हंगर स्ट्राइक की हालत में, अब वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि शायद हम उनकी जान को नहीं बचा सकेंगे। तो हजारों की तादाद में निम्स के पास लोग जमा होना शुरू हो गए, और काफी जो सिचुएशन था वहां पे, जो जो हालात निम्स के पास देखे जा रहे थे, काफी क्या बोलते हैं, दयनीय हालत थे। तो अब पार्लियामेंट का सेशन वैसे भी चल रहा था, पार्लियामेंट में भी केसीआर साहब की जो हेल्थ कंडीशन को लेकर काफी हंगामा हुआ। 9 दिसंबर 2009 सभी लोगों ने मांग की कि केसीआर साहब की हेल्थ के ऊपर डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, हालात के ऊपर तेलंगाना के अंदर। और पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, मुदाखिलत करने की, यानी गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट से लोगों ने, एमपी तमाम हिंदुस्तानी सतह पर जो लोगों ने ये डिमांड किया था कि केसीआर साहब की हेल्थ को लेकर और तेलंगाना के हालात को लेकर हुकूमत को मदाखिलत करनी चाहिए। खासतौर से एल के अडवाणी ने यह कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत को दिया जाना और अलहदा तेलंगाना रियासत जितनी जरूरी है, उतनी ही टीआरएस के लीडर केसीआर साहब की जान भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से एल के अडवाणी साहब ने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी थी। शरद शरद पवार ने भी यही कहा था कि मरकजी हुकूमत को मदाखिलत करनी चाहिए इन हालातों में। और आंध्र प्रदेश में हालात काफी क्या सो डिस्टर्बिंग है, काफी हालात खराब है। और 10 दिन हो चुके हैं केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक को शुरू हुए, क्योंकि 9 दिसंबर क्या बोलते हैं का दिन तो वो था, तो 29 दिसंबर यानी 10 दिन हो चुके थे। सीपीआई के जो लीडर थे गुरुदास दास गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हम तैयार हैं। ओके, बिल इमीडिएटली रख दिया जाना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला देनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कहा। मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि डिस्कशन होने चाहिए, यानी लोगों की राय जाननी चाहिए, और इस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कहा। बीजेपी ने तो खैर कह दिया था कि अलहदा तेलंगाना रियासत बना देनी चाहिए, और तमाम जो तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले पूरे एमपीस और बीजेपी के कुछ एमपीस मिलकर ये पार्लियामेंट में जो वेल होती, जो स्पीकर के पोडियम के पास की जो जगह थी, वहां पर ये लोग क्या बोलते जमा हो गए, और स्लोगन्स जय तेलंगाना, तेलंगाना को लेकर नारेबाजी वहां पर शुरू हो गई थी। अब चलो असेंबली वो था 10 दिसंबर 2009। तो इसकी तफसीलात इंशाल्लाह हम अगले सेशन में देखेंगे।